दोस्तों कहते हैं ना कि उम्र चाहे जो भी हो, लेकिन जब जिस्म की भूख बढ़ती है, जब जिस्म की लालसा बढ़ती है, तो किसी को भी दलदल में धकेलने के लिए काफी होता है। आरिफ खान की उम्र 55 साल की थी, लेकिन उसने 33 साल के इंसान के साथ नाजायज संबंध बनाए थे। इस तरह जो आज की सच्ची घटना है वह जिला कानपुर है। जिला कानपुर में एक मोहल्ला है, उस मोहल्ले में एक महिला रहती है। उसका पति का नाम नीम था। सब नीम और शबनम बहुत ही प्यार से रहते थे। नाम जो है बिल्कुल बदला हुआ है। आरिफ के दो बच्चे थे। एक सबसे पहले एक लड़की पैदा हुई और उसके बाद एक लड़का पैदा हुआ। नीम का जो व्यापार था वह कपड़े का व्यापार था। नीम जो है वह अच्छा खासा व्यापार कर लिया करता था। पढ़ाई में उसका मन नहीं लग रहा था उसके बेटे आरिफ का। घूमने फिरने में उसके बेटे का मन काफी ज्यादा लगता था। खेलने कूदने में ज्यादा वक्त वह बिताता था। 10वीं पास जो है कर लिया था। करने के बाद वह आगे पढ़ाई नहीं कर पाया और हाथ खड़े कर दिया कि मैं पढ़ना नहीं चाहता हूँ। अब उसने अपने बेटे को नदीम को अपने साथ अपने व्यवसाय में कारोबार में नीम लगा दिया। कारोबार में नदीम जब लगता है, जब जेब में पैसे आते हैं, तो अब उसको पैसों की अहमियत और पापा के साथ में जो काम कर रहा था, बाप उसको समझाता था और आगे भविष्य में उसको अच्छी बुरी बातों को समझाता था, तो उसकी समझ में आने लगी। अब उसने बाप के साथ अपना साथ देना शुरू कर दिया। बेटा और बाप मिलके कारोबार को संभालने लगे, तो कोई दिक्कत नहीं थी। जिंदगी ऐसे गुजरती जा रही थी। बेटी जवान हो रही थी, तो वह बेटी का एक अच्छे घर में रिश्ता देख कर के उसके हाथ पीले कर देता है। अब नंबर 3, अब नदीम के रिश्ते की बात हो रही थी। अब जब नदीम भी लगभग 20 से 22 साल का हुआ था, तो उसने भी एक बहुत ही बेहतरीन अपने हिसाब के आदमी देख करके, जो वह भी कपड़े का ही कारोबारी था, और नदीम का रिश्ता वहां पर कर दिया था। कुछ दिनों बाद धूमधाम के साथ कानपुर के आसपास के मोहल्लों में शादी की काफी शोहरत हुई। जैसे कि नीम ने अपने बेटे की शादी की थी। यहाँ तक भी मामला ठीक ठाक चल रहा था, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं थी। फैमिली में बेटी अपने घर बार की हो चुकी थी। माँ आरिफा थी और बाप था वह नीम था। बेटा नदीम, तीनों की जिंदगी एक बहू आ चुकी थी और अच्छी खासी खुशी से चल रही थी। ससुराल में जहां तक कोई दिक्कत किसी तरह का नहीं हो रहा था। जब एक दिन अचानक से नीम की तबीयत खराब हो जाती है। नदीम ने भी अपने बाप की को जैसे तैसे करके जितना भी हो सका उसको अच्छे से डॉक्टर का इलाज देना चाहा, लेकिन नहीं, जो नीम था वह ठीक नहीं हो पाया। इसी तरह से 2 महीने बीमार में रहने के बाद में उसने दम तोड़ दिया। इस दुनिया को अलविदा कह दिया। अपने मालिक की हाथों से वो प्यारा हो गया। अपने परिवार से जाकर के जो है वो घुल मिल गया। अभी तक तो यहाँ तक जिम्मेदारी जो थी वो सही थी। सारी जिम्मेदारी अब नदीम के कंधे पर आ गई थी। माँ को भी उसे समझाना था, अपनी पत्नी के भी ख्वाहिशें पूरी करनी थी सारी चीज। और यह नहीं, बहुत अच्छी तरह से जो है बहू जो थी वह भी बहुत अच्छे से अपनी सास का सेवा कर रही थी। लेकिन जो आरिफा खान थी वह बिल्कुल ही टूट चुकी थी। एक दिन एक आदमी का एंट्री होता है इसके घर में। आरिफ जो नीम थी उसके निधन के बाद वह किसी से बात भी नहीं करती थी। आरिफा के आगे काम नहीं था। वह लगभग 50-55 साल की एज की हो चुकी थी और दोनों पति पत्नी बहुत ही एक दूसरे से प्यार करते थे। एक साथ में रहते थे, एक साथ में सोते थे। छोटी फैमिली थी। नीम के जाने के बाद उसकी पत्नी खाना पीना भी छोड़ दिया था। लेकिन जब उसके भाई ने, उसके रिश्तेदारों ने उसको समझाया कि बहन ऐसे कब तक चलेगा, तुम अपना कब तक खाना पीना नहीं खाओगे, दुनिया में आगे तो बढ़ना ही पड़ेगा, जीना तो पड़ेगा और जीने के लिए खाना भी पड़ेगा। और अपने बेटे के साथ वह हंसी खुशी रहने लगी थी। अपने पति की यादों को उसने भुला दिया था। बेटे ने भी बाप का कारोबार पूरी तरह से संभाल लिया था और बेटे भी अपने कारोबार पर बहुत अच्छे से तरीके से उसने सारा चीज संभाल कर उसको अंजाम दे रहा था। कुल मिला के दोबारा से नीम के चले जाने के बाद अब जो नाजिमा थी, नाजिमा की जिंदगी अच्छी खासी चल रही थी और सेट हो गई थी। नदीम के बाप के मरने के बाद 11 महीने बाद ही क्या होता है कि घर के पास में ही एक कुआं रहता है। जो कुआं था, कुआं काफी गहरा था, उसमें पानी भी थी। उस कुएं से एक आदमी गुजर रहा था और झांक कर देखता है तो उसको ऐसा महसूस होता है कि इसमें कोई लाश है, तैर रही है। एक कान से 2 कान, 2 कान से 3 कान, यानी कि वह कुएं के पास लोग जमा हो जाते हैं, इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं। जब यहाँ पर भीड़ इकट्ठा शुरू हो जाती है तो किसी ने पुलिस को फोन कर देता है। पुलिस जब आई, लाश को जब निकाला गया तो यह लाश किसी और का नहीं था, यह लाश नीम का
बेटा नदीम की लाश थी। उसके अच्छे चाल चलन, अच्छे जो है ख्यालात थे, किससे कभी भी वो लड़ाई नहीं करता था, झगड़ा नहीं करता था, बस अपनी दुकान पर जाना, दुकान से घर आना। आखिर इतनी शरीफ आदमी को किसने मार दिया, सारे के सारे मोहल्ले वाले ये सोचने लगते हैं। उसको ध्यान से पुलिस ने देखा तो उसके सीने में चाकू गोदने के निशान थे और उसको चाकू गोद के उसको बहुत ज्यादा तड़पाया गया था। कुछ देर के बाद यहाँ पर आरिफा, उसकी माँ भी अपने भाई के साथ आ जाती है और रोना पीटना मचा देती है और चिल्लाना शुरू कर देती है कि मेरा इकलौता बेटा है, इसको किसने मार दिया, इसकी तो किसी से दुश्मनी भी नहीं थी, इसको किसने ऐसे कर्म किए हैं और इसको किसने मौत के घाट उतार दिए। काफी चिल्ला चिल्लाकर रोने लगती है। कुछ देर के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है और सारे मोहल्ले वाले इकट्ठा हो जाते हैं और बैठ जाते हैं कि मुझे जो है ना जो नीम का बेटा नादिमा है, उसके जल्दी से जल्दी कातिलों का जो है हमें पता चाहिए। नदीम बहुत ही नेक और बहुत ही अच्छा स्वभाव का इंसान था। मोहल्ले में जिसको भी कुछ दिक्कतें तकलीफ होती थी तो सबसे पहले नदीम ही आता था आगे। इधर उसकी माँ आरिफा भी अपने बेटे के कातिल को ढूंढने के लिए थाने पे धरना दे देती है कि मुझे जल्दी से जल्दी अपने बेटे के कातिल का पता चाहिए और मुझे उसके कातिल को पकड़ना है। लेकिन पुलिस ने उनको समझाया कि भाई आपका बेटा गया है, आपकी साथी गया है, आपका दोस्त गया है, लेकिन पुलिस एक सिस्टम के तौर पे काम करती है। काम को करने दीजिए, काम को काम के तरीके से करने दिया जाएगा, क्योंकि मरने वाले तो मर कर चला गया। पुलिस को बहुत ही पापड़ बेलने पड़ते हैं अनजान व्यक्ति को पकड़ने के लिए। अब तो किसी को पता ही नहीं है कि इसको किसने मारा है। एक अनजान आदमी को पकड़ना काफी मुश्किल होता है, तो आप लोग थोड़ा शांति बनाकर रखिए। पुलिस अब अपना काम कर रही है और जांच पड़ताल करने लगती है। पोस्टमार्टम की जब रिपोर्ट आती है तो उसमें भी यह पता चलता है कि उसके चाकू सीने में लगने की वजह से उसकी मौत हुई है, लेकिन कोई भी सबूत हाथ नहीं लगता है। उसका कातिल कौन है, इसी तरह से भाग दौड़ करते करते पुलिस को 1 महीना निकल जाता है, लेकिन रिजल्ट 0 का 0 रहता है। कुछ नहीं हुआ, कोई पता नहीं लगा कि आखिर नदीम का किसने खून करके कुएं में फेंक दिया था। उधर 1 महीने बीच में लोगों का आक्रोश बढ़ता जा रहा था। उधर नादिमा की माँ भी अपने भाई को लेकर के थाने पहुंच जाती थी और पुलिस से सवाल जवाब करती थी, मेरे बेटे के कातिल को पकड़ने के लिए क्या आप प्रक्रिया कर रहे हैं। लेकिन पुलिस के पास कोई जवाब नहीं होता था। पुलिस यही कहती कि मैं तलाश कर रहा हूँ। आखिरकार 1 महीना गुजरने के बाद थाना प्रभारी थाने में बैठे हुए इसी मामले पर अपने कुछ सिपाहियों के साथ डिस्कस कर रहे थे। तभी एक औरत थाने के अंदर आती है और थाना प्रभारी के सामने खड़ी हो जाती है और कहती है, जिसने जिसने अपने आप को बुर्के से ढका हुआ था, आंखें उसकी हल्की हल्की सी खुली हुई थी और वह बहुत परेशान थी। जब थाना प्रभारी ने कहा कि आप कहां से आई हैं, तो उसने बताया कि मैं कानपुर से ही रहने वाली हूं और मैं आपसे बहुत जरूरी बात करना चाहती हूँ। तब थाना प्रभारी बोलता है कि हाँ बोलिए, क्या बात करना है। तब वह महिला कहती है कि जो आपके आसपास लोग बैठे हैं, इनको जरा आप बाहर भेजिए, मुझे आपसे अकेले में कुछ बातें करनी है। थाना प्रभारी समझ जाते हैं कि कोई ना कोई जरूरी मैटर है, इसीलिए वह लोग सभी लोगों को बाहर भेज देते हैं और कहते हैं कि आपकी परेशानी क्या है, हमें बताइए। तब वह जो महिला रहती है वह कहती है, साहब जिस केस को आप 1 महीने से सुलझा नहीं पाए हो, जो है नादिमा के कातिल को आप पकड़ नहीं पाए हो, मैं उसी नादिमा की पत्नी हूँ। और अपने चेहरे से अपना नकाब हटाती है और कहती है कि मैं नादिमा की पत्नी हूँ, मेरे पति को मारा गया है, उसका मर्डर किया गया है। आप 1 महीने से उसका पता नहीं लगा पाए और कभी भी नहीं लगा पाओगे। कातिलों ने इतनी चालाकी के साथ और इतनी सफाई से इसके साथ मेरे पति को मारा है। लेकिन हाँ, मैं आपको एक रास्ता जरूर बताऊंगी, जरूर दिखा रही हूँ। अगर आप उस रास्ते पर चलोगे और इस तरह से आप इस केस की छानबीन करोगे तो ये जो केस है इसका जो है बहुत जल्दी आपको खुलासा हो जाएगा, कामयाबी मिल जाएगी। थाना प्रभारी बहुत हैरत है, वो हैरत से उसको देखते हैं और कहते हैं कि अगर आपको इस केस का खुलासा ही करना है और अपने पति के कातिलों का पता लगाना चाहते हो तो आप मेरी सास से पूछिए। तब वह नादिमा की जो पत्नी होती है वह बताती है कि थाना प्रभारी को कि मेरी सास और मेरे पति के बीच में अक्सर लड़ाइयां होती थी, क्योंकि मेरी सास प्रॉपर्टी की एक बड़ा हिस्सा बेचना चाहती थी और बेच के वह अपने बेटे से अलग रहना चाहती थी, अपने यार के साथ अय्याशी करना चाहती थी। लेकिन उनका बेटा प्रॉपर्टी को बेचना नहीं देता था। इतना कहने के बाद जो नादिमा की पत्नी थी वो
वो यहाँ से चली जाती है, थाना से बाहर निकल जाती है। इधर जो थाना प्रभारी थे उनके दिमाग चकराने लगता है और वह सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि एक माँ यह कैसे कर सकती है, अपने 26 से 27 साल के बेटे को कैसे मरवा सकती है। लेकिन बात तो थी, एक क्लू तो मिला था, इसीलिए अपनी जांच को थाना प्रभारी इसी दिशा में जांच को आगे बढ़ाते हैं और आसपास के जितने भी सीसीटीवी कैमरे थे उसकी बड़ी गहनता के साथ जांच किया जाता था, छानबीन की जाने लगती है। जब सीसीटीवी कैमरे जो है आ गए तो एक सबूत ऐसा मिल गया था जिससे कि यह पता लग चुका था कि असली दोषी कौन है। इसीलिए थाना प्रभारी बड़ी तैयारी के साथ उसके घर पहुंचते हैं नादिमा के, और पहुंचने के बाद आरिफा खान से कहते हैं कि देखिए मैडम, आप 1 महीने से थाने के अंदर जो है जाती थी और पूछती थी कि कातिल पकड़ा क्यों नहीं गया, तो आज मैं आपको बताता हूँ कि आपके बेटे का कातिल कौन है। तब आरिफा खान कहती है कि अब तो बताइए कि मेरे बेटे का कातिल कौन है। तब थाना प्रभारी कहते हैं कि आपके बेटे का कातिल मेरे आंखों के सामने बैठा है, जो इतनी मासूमियत के साथ, इतनी इतनी मासूम चेहरे पर जो उसके पीछे का हैवान और शैतान है वह मैंने आज तक देखा ही नहीं है। मैं जान ही नहीं पाया कि कातिल तुम हो। अपने बेटे की यह बात सुनकर एकदम से अपनी सीट से उछल गई आरिफा खान। उसने कहा क्या बात करते हैं। तब फिर जो थाना प्रभारी हैं वह सीसीटीवी कैमरे की फुटेज दिखाते हैं। वहां जाकर के वह आरिफा खान टूट जाती है और अपना जो है जुल्म कबूल कर लेती है कि बेटे 25 लाख रुपए की सुपारी देकर के मैंने अपने बेटे को अपने आशिक के साथ मिलकर जो है कातिलों का जो है इंतजाम किया था। अपने बेटे को मरवाने के लिए 25 लाख रुपए दिए थे और नाम का जो मैंने इसीलिए भी दिया था कि पति के मरने के बाद मैं बहुत दुखी थी। फिर मेरे पति का दोस्त हासिम अली हमारे घर में आए, मुझे जाकर तसल्ली दी और मेरे बेटे को भी उसने अपने कारोबार को आगे बढ़ाने में काफी जो है सहायता कर रखा था। उसकी यहीं से मुझसे उससे लगाव जो है होने लगा, क्योंकि मैं बिल्कुल ठीक ठाक थी और सेहतमंद थी और मेरे शरीर के अंदर कोई बीमारी नहीं थी। जब मेरे पति का दोस्त हासिम अली मेरे पास में बगल में बैठकर मेरी पीठ पर हाथ रखते और वह कहते कि भाभी क्यों रो रही हो, और वह भाई साहब चले गए हैं, अब सब्र करो बस। उसके साथ हाथ रखते ही मेरे जो शरीर था उसमें कुछ तरंगे दौड़ने लगती थी। 11 महीने के पीरियड में कभी भी अपने पति की जुदाई जो मुझे वह बर्दाश्त नहीं हो रही थी, क्योंकि मरने से पहले हम पति पत्नी पास में सोया करते थे, तो जाहिर सी बात है आए दिन हमारे बीच में संबंध भी बनते रहते थे। फिर धीरे धीरे उसने मुझे ऐसी नजरों से देखना शुरू किया कि हम दोनों के बीच में प्यार कब हो गया मुझे पता ही नहीं चला और नाजायज रिश्तों में बदल गया। जब मुझे हसन अली का साथ मिला, इस नाजायज संबंध मिले, तो अब तो यह रोज मैं अपने पति को पूरी तरह से भुला चुकी थी। लेकिन मेरे बेटे को हसन अली का इस घर में आना जाना पसंद नहीं था। उसने ऐतराज करना शुरू कर दिया था। एक दिन मेरा बेटा दुकान बंद करके जल्दी आ गया। मेरी बहू जो थी वह अपने मायके गए हुई थी। बेटे काम से जल्दी आया। हम घर में मेरा यह दोस्त जो मेरा बॉयफ्रेंड था अकेले थे और दोनों नग्न अवस्था में एक दूसरे में समाये हुए थे। संबंध बना रहे थे कि मेरे बेटे ने आकर के हमें इस हालत में देख लिया, क्योंकि बाहर की चाबी कभी कभी उसके पास भी हुआ करती थी। जब वह शाम को घर पे आता था तो मैं घर से बाहर बैठी हुई थी या फिर पार्क में रहती थी या फिर घूमने चली जाया करती थी मन बहलाने के लिए। तो अगर बेटा बाहर से आता था तो मैं भूल गई थी कि शायद दिन में हमें इस काम को नहीं करना चाहिए था। उस दिन होता क्या है कि हसन अली उस दिन मेरे घर जल्दी से आ गए थे और आपस में हम लोग बातें करने लगे थे। जब आपस में बातचीत कर रहे थे तभी आपस में हम लोगों की प्यार भरी बातें होने लगी थी। जब प्यार भरी बातें होने लगती है तो कब हम लोग एक दूसरे में लिपट गए हमें पता ही नहीं चला। इसी बीच में हमारा बेटा नदीम भी आ गया और नदीम जब देखता है तो उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। उसके बाद में जो नदीम है वो मुझे बहुत समझाया, इस उम्र में क्या कर रही हो। मैं अपने बेटे को समझाया कि बेटा जिस चीज की तुझे जरूरत है तेरी पत्नी को जरूरत है, क्या मुझे जरूरत नहीं है? नहीं हो सकती, मैं अभी कौन सी बुढ़ी हो गई हूँ। तब मेरा बेटा ने मुझे तरह तरह के बातों से समझाने लगा, तुम्हें इस उम्र में नमाज पढ़ना चाहिए, अल्लाह का ख्याल रखना चाहिए, इस उम्र में पूजा पाठ करनी चाहिए और इस उम्र में तुमने गैर मर्दों के साथ दिल लगा लिया। बहरहाल मेरा बेटा यह बात समझ चुका था कि इसी के बाद मेरा बेटा और मेरे के बीच में काफी झगड़ा होते थे। हम दोनों शादी भी करने वाले थे, ये शादी करने वाले थे, लेकिन मेरे बेटे को हसन अली बिल्कुल पसंद नहीं था। इसीलिए मैं अपने प्रॉपर्टी
और दुकान को बेचना चाहती थी और अलग घर बसाना चाहती थी। यह सारा कुछ मेरे पति के द्वारा ही कमाया हुआ धन था। मेरे बेटे का इसमें कुछ नहीं था। मुझे अब बुढ़ापे के सहारे की चिंता होने लगी थी, लेकिन मेरा बेटा कभी भी इस चीज को स्वीकार नहीं कर रहा था कि मैं इस प्रॉपर्टी में 1 इंच भी बेचूं। इसी बात को लेकर आए दिन झगड़ा हो रहा था और बेटा इस चीज को तैयार नहीं था और मैं अपने प्रेमी को छोड़ना नहीं चाहती थी और प्रॉपर्टी को भी बेचना चाहती थी। मैं अपने बेटे से बोल दिया कि यह मेरे बुढ़ापे का सहारा है, यही बनेगा। तुमने तो मुझसे नफरत करनी शुरू कर दी है। क्या बूढ़े को हक नहीं है अपनी जिंदगी जीने का? क्या उसको अपने हवस को पूरा करने का कोई अधिकार नहीं है? मेरे अंदर इतनी ताकत है, मेरे अंदर इतनी खूबसूरती है कि मैं कर रही हूँ इस काम को। बहरहाल कुल जो है वह जो कुल मिलाकर माँ ने देख लिया कि बेटा किसी भी तरह से मानने वाला नहीं है। तब अब जो है आरिफा खान ने अपने प्रेमी से इस बारे में बात की। हाशिम अली, हमारे रास्ते का रुकावट जो कोई है वो मेरा बेटा है। और हाशिम अली ने किराए के शूटरों को बुलाया और 25 लाख रुपए में, और यह भी बताया गया कि जब तुम लोग पकड़े जाओगे तो हम लोगों का नाम नहीं आएगा और अपना जो भी कोर्ट कचहरी का मामला होगा तुम लोग समझोगे, इसीलिए 25 लाख पर यह शूटर को तय कर दिया जाता है। और जब उसका बेटा नदीम दुकान से लौट रहा था तो उसकी जो शूटर थे उसको बीच रास्ते में पकड़कर चाकू से गोद के मार देते हैं और वहीं कुएं में फेंक देते हैं और उसकी जो घड़ी, पर्स, मोबाइल सारे चीज होते हैं उसको लेकर भाग जाते हैं। अब यहाँ पर सारा का सारा मामला पुलिस के सामने खुल चुका था, सारी बातें पुलिस के सामने जो है खुल चुकी थी। लेकिन यहाँ पर दोस्तों एक बात यह जरूर थी कि कहीं ना कहीं 1% उसकी माँ भी सही थी, क्योंकि होता क्या है फ्रेंड्स कि जब पुरुष ये हो या महिला, दोनों के लिए ये बात जो है तय होती है। जब एक जोड़ी खत्म हो जाती है तो अगर आपके अंदर जुनून है, जो है जवानी है, उस चीज को संबंध बनाने के लिए, तो आप या तो शादी कर लो या फिर आप जो है अपने अंदर की इच्छाओं को मार दो। क्योंकि जो आप फिक्र करोगे कि यह समाज क्या कहेगा, यह समाज तो आपको खाने को नहीं देता है और ना ही आपके समाज आपका साथ देता है। समाज को मत देखो कि यह क्या कहेगा, आप अपनी जिंदगी को देखो कि 60 साल 65 साल की उम्र में भी अगर आपको पानी टपकने लग रहा है या फिर कोई भी चीज आपके जीवन में के साथ हो रही है तो आप ये चीज जरूर करो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब